नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे कोरोना स्पेशल कार्यक्रम में। कोविड 19 की इस सीरीज में हम चर्चा करते हैं महामारी के दुष्प्रभावों को लेकर और जानते हैं एक्सपर्ट की राय कि किस तरह से इस महामारी से उबरने की तैयारी की जा रही है। आज इस कड़ी में हमारे साथ मौजूद है संतोष मेहरोत्रा जी। ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर लेबर स्टडीज के अध्यक्ष और एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, अपना कीमती वक्त देने और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से कोविड-19 महामारी आई, फिर इसके संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन हुआ और एक लंबे समय तक सभी आर्थिक गतिविधियां बंद रही। तो इसी से जुड़ा मेरा पहला सवाल है कि कोविड-19 का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा? भयंकर असर पड़ा, बहुत भीषण असर पड़ा। ऐसा असर जो हमारे देश के इतिहास में अप्रत्याशित है, क्योंकि शायद पिछले 40 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी उसमें कमी आई हो। हमेशा हर साल कुछ बढ़ोतरी होती है, कम होती है, ज्यादा होती है, मगर बढ़ोतरी होती है। मगर अब इस साल हम पाएंगे जो 2021 वाला वर्ष है, उसमें वित्त वर्ष की बात कर रहा हूं मैं, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, इकोनॉमी का कॉन्ट्रैक्शन होगा। और आरबीआई ने ये बात साफ कर दी है फिस्कल ईयर 22 के में ही आखिर 6 महीने में स्थिति में सुधार होने की संभावना है। तो ये आप देख ही रहे हैं कि बेरोजगारी की दर जो 2018-19 में वैसे ही लगभग 8% थी, जो हमारे देश में के इतिहास में 45 सालों में अप्रत्याशित थी, उसके मुकाबले आज अप्रैल में बेरोजगारी की दर 24% हो गई थी, यानी कि 3 गुना। तो इससे ही आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितना भीषण असर है इस महामारी का और लॉकडाउन का। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि इस महामारी ने हमारी अर्थव्यवस्था को काफ़ी चोट पहुँचाई है और सर देखने में भी आ रहा है कि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो शहर छोड़कर गाँव की तरफ जा रहे हैं वापस। उनके लौटने की कितनी संभावना है? बहुत कम, काफी समय तक तो बहुत कम, क्योंकि जो लोग छोड़ करके आते हैं वो बड़ी उम्मीदों से आते हैं। तो मैं आपको बताता हूं 3-4 कारण ऐसे जिनकी वजह से वो जल्द वापस नहीं आएंगे। आएंगे धीमे धीमे करके, समय लगेगा जैसे जैसे अर्थव्यवस्था देश की और शहरी इलाकों में सुधरेगी। तो एक तो बहुत बड़ा कारण उनके देरी से वापस आने का है, वो महामारी ही है। ये याद रहे कि प्रवासी मजदूर जो छोड़ के गए हैं शहरों को, वो काफी जटिल और कठिन स्थिति में रहते हैं शहरों में। 4-5 लोग एक कमरे में रहते हैं, परिवार होता नहीं है, और ऐसी स्थिति में आप फिजिकल डिस्टेंस एक दूसरे से दूरी कहाँ से मेंटेन कर लीजिएगा। और जबकि ये साफ है कि कोविड-19 का महामारी का असर ज्यादा होगा अगर लोग आसपास रहें। 6 फुट की दूरी, 2 गज की दूरी मेंटेन कौन कर सकता है शहर में, खासतौर से ऐसे लोग। तो इसलिए ये लोग जल्दी वापस ऐसी स्थिति में रहने के लिए नहीं आना चाहेंगे, पहली चीज। दूसरा कारण, एक बहुत भयंकर उनको धक्का लगा है कि शहर के लोगों ने उनके ऊपर के साथ सहानुभूति नहीं दिखाई जिस स्थिति में वो थे। जितनी, मतलब ऐसा नहीं कि सहानुभूति लोगों ने दिखाई नहीं, गैर सरकारी संस्थानों ने जरूर दिखाई, एनजीओज ने दिखाई, हम आपने शायद पैसे दे करके काफी लोगों को खाना खिलाने की। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि वो घर जाना चाहते थे, उनके घर जाने का कोई इंतजाम नहीं हुआ। 2 महीने बाद हुआ, जो बहुत देर हो चुकी थी, तो लोग पैदल जाना शुरू कर दिए भरी गर्मी में, और जिसकी वजह से प्रवासी मजदूरों में रास्ते में उनकी मौत हुई। मैंने एक लेख लिखा था, 9 अप्रैल को ये पाया गया था कि 9 अप्रैल तक प्रवासी मजदूर जो वापस जा रहा था घर अपने, उसकी डेथ रेट, मतलब उनकी मृत्यु की दर कोविड के तब तक की डेथ रेट से ज्यादा थी। तो अब आप सोचिए कि इसका कितना भयंकर उनके ऊपर मानसिक चोट और धक्का लगा हुआ है, ह्यूमिलिएशन, इंडिग्निटी। दूसरा कारण,
कि वो जल्दी वापस नहीं आने वाले। तीसरा कारण जो नहीं वो जल्दी वापस आने वाले, क्योंकि शहरों की जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगा गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, बहुत भयंकर रूप से बढ़ गई है। वापस लोग तब आएंगे या आते अगर नौकरियां बढ़ रही होती, तब लोग आते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क ठप हो गया है। कंस्ट्रक्शन कंपनियां वैसे ही देखिए करीब 5-6 साल से बहुत कठिनाई में हैं। और एक सुझाव मैं शायद बाद में आपको दूंगा, जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्क को रिवाइव करने के लिए 1-2 सुझाव हो सकते हैं जिसकी वजह से वो वापस आ सकते हैं। तो बड़ी सीधी सी बात है, इन 3 कारणों से वो बड़ी जल्दी वापस नहीं आने वाले। तो इससे बड़ा भयंकर असर होगा शहरी इकाइयों पे। जी सर। सर, जैसा कि आपने कहा कि घर लौटे प्रवासियों की आने की संभावना कम है या वो काफी दिनों बाद आएंगे, उसके पीछे आपने कई सारी वजह भी बताई। तो ऐसे में हमारे जो गांव है, वापस आए हुए लोगों के लिए रोजगार पैदा कर सकेंगे? क्या उनके पास इतने रोजगार देने की क्षमता है? नहीं, नहीं कर सकेंगे। इसीलिए सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और सरकार ने इस विषय में अपनी जिम्मेदारी थोड़ी तो समझी है। अब देखते हैं आगे 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 देखते हैं क्या होता है, क्योंकि 60,000 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए सालाना पिछले 1-2 साल से दिया जा रहा था, उसमें इस साल अभी 40,000 करोड़ की वृद्धि की गई है। अच्छा किया है। मगर सबसे बड़ी बात यह है, मनरेगा में काम अगर और बढ़ाया जाएगा, और बढ़ाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि लगभग 50 लाख 52 लाख लोग वापस गांव में पहुंच गए हैं। एग्रीकल्चर में, कृषि के क्षेत्र में वृद्धि हुई है 52 लाख लोगों की केवल 2 महीनों में। तो मनरेगा में औसतन पिछले 10-12 साल से ये पाया गया है कि हालांकि संभव है मनरेगा में 100 दिन एक परिवार को नौकरी काम मिलने का, मगर मिलता करीब 50 से ज्यादा नहीं है। 50 से ज्यादा कभी भी, करीब करीब कभी कहीं नहीं मिला। कुछ राज्यों में 50 से ज्यादा मिल जाता है। तो जरूरी यह है कि ज्यादा काम दिया जाए। शेल्फ ऑफ वर्क हर गांव में होता है, हर ग्राम पंचायत में होता है, उसको ताबड़तोड़ तेजी से उसको कार्यान्वित किया जाए। और जब ये काम एक परिवार को 100 दिन मिलने के की स्थिति में पहुंचे, तब सरकार को ये तक सोचना पड़ेगा कि कैसे हम 100 दिन की संख्या बढ़ाएं। अभी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, बाद में बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तरीका है कि जो एक एसेट्स, जो तालाब हैं, जो कुएं हैं, जो पेड़ लगाए जाते हैं, जो सड़कें बनती हैं, मनरेगा में इस तरीके का काम की बढ़ोतरी होगी तो कुछ एसेट्स जो बनेंगे, उससे संभव है गांव के जीवन में पिछले सालों में जो मनरेगा के द्वारा सुधार आता था उससे ज्यादा सुधार होगा। इतना जरूर कहा जा सकता है, मगर इससे ज्यादा नहीं कहा जा सकता। वहां उनको काम मिलने की संभावना नहीं है। और जो युवा वर्ग है, गांव का युवा वर्ग है, जो इस साल पास होकर के निकलने वाला स्कूलों से, उसके लिए तो नौकरियों की और कमी हो जाने वाली है, शहर में भी गांव में भी। तो उसको जरूरी ये है, उसके लिए जरूरी ये है कि सरकार को इंतजाम करना होगा कि कुशलता प्रदान करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए ज्यादा जिम्मेदारी सरकार को निभानी होगी, और ज्यादा कार्यक्रम को अच्छी तरीके से कार्यान्वित करना होगा। जी सर, हम आपकी बातों से सहमत है कि सरकार को जिस तरह से इकोनॉमी को नुकसान हुआ है, उसको लेकर कुछ नीतियां तैयार करनी होगी, कुछ जिम्मेदारी निभानी होगी। सर, हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। महामारी के चलते जिन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, उनके लिए आपके पास क्या सुझाव है? देखिए, सबसे बड़ा सुझाव तो सरकारों के लिए है, केंद्र सरकार के लिए खास तौर से है, क्योंकि नौकरियों से निकाला जाना तो हमारी असंगठित क्षेत्र की इकाइयों के लिए समझ लीजिए स्वाभाविक था। उनको एक सरकार की ओर से एडवाइजरी मिल गई थी उन इकाइयों को, क्या आप उनको तनख्वाह दे दीजिएगा। तो मार्च की तो दे दी गई, अप्रैल में अधिकतर इकाइयों ने, छोटी इकाइयों ने खास तौर से नहीं दी, मई का तो भूल ही जाइए। उसमें क्या ताज्जुब की बात, जब कोई सेल्स नहीं हो रहे हैं तो वो किस बल पे
ये तनख्वाह देंगे। तो जरूरी क्या है? जरूरी दो तीन चीजें हैं। मैं उन पे थोड़ा सा आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। एक तो ये है कि केंद्र सरकार को अपना व्यय बढ़ाना पड़ेगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो ब्याज पे पैसा इकट्ठा करके, फिस्कल बोरोइंग करके, बैंकों से बोरोइंग करके, हम आपसे बोरो करके अपना खर्च बढ़ाएं। जिस भी ढंग से बढ़ाएं, मैं उनके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर वो बढ़ाते हैं तो और उसको खर्च करते हैं, क्योंकि फिस्कल स्टिमुलस का फायदा ये होता है कि लोगों की जेब में पैसा जाता है। मैंने मनरेगा का उदाहरण आपको दिया, मैं एक और उदाहरण दे सकता हूं कि फिस्कल स्टिमुलस का एक भाग हो सकता है कि आप अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एक अर्बन मनरेगा कर दें। तीसरा एक भाग हो सकता है कि आप एक मिनिमम इनकम गारंटी दें, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा 500 रुपए तो काफी परिवारों को दिए गए, मगर 500 रुपए से आज की तारीख में क्या होता है? ये संभव है कि सरकार 2-3 महीने के लिए कम से कम 5,000 रुपए महीना गरीब परिवारों के बैंक अकाउंटों में दिए जाएं। अगर जनधन योजना में सरकार हम सबको बता रही है, कई सालों से बता रही है कि आज की तारीख में देश भर के परिवारों के पास एक बैंक अकाउंट है, तो उस बैंक अकाउंट में पैसे डाले जा सकते हैं। और उसके लिए एक डिजाइन भी है, वो मैंने तैयार करी है, सरकार को दी भी है। उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि ये अगर उस डिजाइन का इस्तेमाल किया जाए तो लगभग 60-70% ग्रामीण परिवारों को और लगभग 30% शहरी परिवारों को, सबसे गरीब परिवारों को, ये एक न्यूनतम आय दी जा सकती है, मिनिमम इनकम गारंटी का दी जा सकती है, जिससे डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो ये जो छोटी इकाइयां हैं वो चल पड़ेंगी, क्योंकि डिमांड के बिना कोई भी इकाई, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, वो लोन नहीं लेने जाएगी। लोन्स 90% भाग हैं भारत सरकार के 21 लाख करोड़ के पैकेज का। अब लोन्स तो इकाइयां तब लेती हैं ना जब उनको उम्मीद होती है कि उनकी दुकान चल पड़ेगी, उनकी इकाई चल पड़ेगी और सामान जो बनाएंगे वो बिकेगा, उनकी सर्विसेज की कोई खपत होगी। अगर बेरोजगारी बढ़ गई, अगर आमदनियां गिर गई हैं, तो आप सोच सकते हैं कि डिमांड कहां से आएगी। तो मैंने जो आपको 3 सुझाव अभी बताए वो केंद्र सरकार के लिए हैं, जिसकी वजह से, जिनके कारण देश में खास तौर से गरीब वर्ग में, ग्रामीण और शहरी इलाकों में डिमांड बढ़ेगी, कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था जो चरमराई हुई है और ढह जाने के कगार पे है, वो फिर से खड़ी हो सकती सर, ये तो हुई संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों की बात कि उनकी आर्थिक मदद करके कैसे उन्हें आगे लाया जा सकता है। अगर हम स्वरोजगार और छोटे उद्योगों के मालिकों की बात करें, तो उन्हें इससे उबरने में कितना वक्त लगेगा और क्या किया जा सकता है उनके लिए? काफी समय लगेगा। और उन स्वरोजगारी जो हैं उनके लिए सरकार को सोचना ये चाहिए था कि मुद्रा कोष से, मुद्रा की जो स्कीम है, मुद्रा स्कीम में शिशु जो लोन है, जिसमें हद से हद 50,000 रुपए तक का आप ऋण ले सकते हैं, उसमें एक बदलाव की जरूरत थी और अभी भी जरूरत है कि ऐसे स्वरोजगारी अगर वो मुद्रा लोन लें तो उसको वर्किंग कैपिटल में के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्किंग कैपिटल का जब उनको जो वापस भी करना होगा वर्किंग कैपिटल, तो वो वर्किंग कैपिटल सीधे बैंक अकाउंट में ही जाए, जिससे बैंक उसमें से अपनी जो उन्होंने लोन दिया है और जो उधारी उनको वापस मिलनी है, जो ब्याज उनको वापस मिलना है, वो उसमें से काटते रहे। तो वर्किंग कैपिटल के लिए लोन की साइज बढ़ाने का, लोन की मात्रा बढ़ाने का एक सुझाव था, जो सरकार ने अभी तो लागू किया नहीं है,
तो एक तो ये काम किया जा सकता है, मगर दूसरा एक बहुत बड़ा काम महिलाओं के लिए किया जा सकता है, जहां स्वरोजगार बढ़ाया जा सकता है, उस पर हम बाद में बात कर सकते हैं। सर, आपने काफ़ी सारे हमें अच्छे उपाय भी बताए जिनकी वजह से स्वरोजगार और छोटे उद्योग के मालिकों की मदद की जा सकती है और अपनी बातों के आखिर में आपने महिलाओं की चर्चा की। तो उसी से जुड़ा हम अपना सवाल करते हैं कि महिलाओं के प्रभावों को अगर महामारी के प्रभाव को महिलाओं से जोड़कर देखें, तो क्या आपको लगता है कि इस महामारी का प्रभाव पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं पर अधिक होगा? इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि उन पर अधिक होगा, क्योंकि परिवारों की आमदनियां कम होंगी, तो उनके ऊपर दोहरा बोझ, घर पे सारे बुजुर्गों की देखभाल, अपने बच्चों की देखभाल, अपने मियाँ की देखभाल, उसके अलावा ये उम्मीद की जाएगी कि वो घर से बाहर निकल के कमाई करें। तो बात ये है कि जब बेरोजगारी सबके लिए बढ़ रही है, तो क्या इस तरीके के काम महिलाओं को मिलेंगे? तो इसलिए हमें सोचना ये जरूरी है कि महिलाओं के बारे में जब हम सोचते हैं हम अपने देश में, तो उनको दो अलग अलग ग्रुपों में बांटना चाहिए। पहला वर्ग तो वो है महिलाओं का जो अधिकतर कम शिक्षित हैं और अधिकतर ग्रामीण इलाकों में रहती हैं और कृषि में काम करती रही हैं, अपने ही खेत पे काम करती रही हैं, अनपेड फैमिली लेबर जिसे कहते हैं। तो हो ये रहा है पिछले कई दशकों से कि कृषि के क्षेत्र में जो महिलाएं काम करती थीं, उसमें काफी कमी आती रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारी खेती आजकल, कृषि आजकल काफी मैकेनाइज्ड होती चली जा रही है। जो एक बुआई का काम, जो कटाई और छटाई का काम, वो उस तरीके का काम, धान को पीटने का काम, ये सारे काम हमारे खेतों में महिलाएं करती थी। ये वही काम हैं जिन पे मैकेनाइजेशन का बड़ा भारी असर पड़ा है और महिलाओं की अब कम खेती में जरूरत होती है। तो सवाल ये उठता है कि इन इन महिलाओं के लिए क्या किया जाएगा, क्या ये महिलाएं क्या कर सकती हैं, खासतौर से इस महामारी के समय, जब वो जो शहर से भेजने वाला उनका प्रवासी भाई या पति मजदूर अब वापस आ गया है और प्रवास से कोई रेमिटेंस वापस नहीं आ रहा है, आमदनी वापस नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि स्वयंसेवी समूहों की संख्या बढ़ाएं, उनकी मदद बढ़ाएं। कुछ इस और सरकार ने कोशिश भी की है इस पैकेज में, मगर संभवतः इसमें और बढ़ोतरी करनी पड़ेगी अगर हम इन महिलाओं को और सहारा देना चाहते हैं। दूसरा वर्ग है, महिलाओं के बारे में ही सोचें अगर, युवाओं का, युवतियों का, जो पिछले 15 सालों में कहीं ज्यादा पढ़ लिख गई हैं। एक चीज ध्यान रहे कि 2007 तक नेट एनरोलमेंट रेट प्राथमिक शिक्षा के स्तर पे, यानी कि 6 और 11 साल की उम्र के लड़कों और लड़कियों के लिए नेट एनरोलमेंट रेट 97% पहुंच गई थी, यानी कि लगभग सारे बच्चे, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के, सब स्कूल जा रहे थे, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, जिसकी वजह से उच्च प्राथमिक भी प्राप्त करना शुरू कर चुके थे और उसमें भी एनरोलमेंट पूर्ण हो चुका था। तो यानी कि छठी, सातवीं, आठवीं के लड़कियां भी सब पढ़ी लिखी चली जा रही थी। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह था कि बहुत से राज्य सरकारों ने प्रोत्साहित करने के लिए माँ बाप को और लड़कियों को खासतौर से ये कहा, परिवारों को, ग्रामीण परिवारों को खासतौर से, कि अगर आपकी बच्ची 9वीं क्लास में जाएगी तो उसको या साइकिल दी जाएगी या उसको एक वजीफा दिया जाएगा 2000 रुपए का, जिसकी वजह से एक भारी परिवर्तन आया हमारे ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की ओर, और परिवारों ने अपनी प्रवृत्ति बदल दी। जैसे हुआ ये कि 2010 में केवल 58% लड़कियां
सेकेंडरी स्कूल में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर पाती थी, 15-16 साल की बच्चियां। मगर 5 साल के अंदर 2015 में आप पाएंगे कि वो 58% बढ़ करके 85% हो गया, यानी कि केवल युवा ही नहीं मगर युवतियां भी 15-16 साल की सारी स्कूल जाने लग गई। अब ये बच्चियां खेती तो करेंगी नहीं, इनके भाई खेती नहीं करना चाहते, इनके पिता नहीं खेती करना चाहते, तो ये क्यों खेती करेंगे? और एक चीज मैं आपको बताऊं, बड़ी रोचक बात, इन लड़कियों का रुझान ही कुछ अलग है, इनकी देश से और अपने से उम्मीदें कुछ अलग हैं। 2018 में नंदी फाउंडेशन ने 70,000 बच्चियों का, 13 से 19 साल की लड़कियों का एक सर्वे किया, देशव्यापी सर्वे। उसमें एक सवाल बड़ा रोचक था, पूछा गया कि आप किस उम्र पे शादी करना चाहती हैं? तो आपको मालूम है कि हमारे देश में महिलाओं के लिए विवाह करने की न्यूनतम उम्र 18 साल है। तो 25% 13 से 19 साल की बच्चियों ने कहा कि हम 18 और 20 के बीच में शादी करना चाहते हैं, और 51% ने यह कहा कि हम 20 और 25 साल की उम्र के बीच में शादी करना चाहते हैं। अर्थात 4 में से 3 लड़कियां ये कह रही हैं, क्योंकि अब हम पढ़ लिख गए हैं, हम शादी नहीं करना चाहते, जैसे आप लोग की हो जाती थी शादी कम उम्र में, हम काम करना चाहेंगे, हम खेती नहीं करेंगे, हम दूसरे किस्म का काम करेंगे, हम बैंक के क्लार्क बन सकते हैं, हम रिलायंस फ्रेश में काउंटर पे काम कर सकते हैं, हम हेयर ड्रेसिंग सलून चला सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब ये है कि जरूरी ये है कि ऐसी बच्चियों को काम मिले, मगर हमने अभी कहा कि 2018 में ही 19 में ही बेरोजगारी की दर बहुत बढ़ गई थी, जिसकी और उस दर में 3 गुना बढ़ोतरी हो गई महामारी की वजह से। तो ऐसी स्थिति में युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी तो ये युवतियों को कैसे नौकरी मिलेगी? तो अब सवाल उठता है कि इन बच्चियों के लिए क्या किया जाए। तो इन बच्चियों को और तैयार करने के लिए कि जब अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो और रोजगार पैदा होने शुरू हो जाएं, उस समय के लिए इन बच्चियों को अपने को तैयार करना चाहिए। अपने को कैसे वो तैयार करेंगी? सरकार मदद करेगी तब तो कर पाएंगी। तो जरूरी ये है कि उनको कुशल बनाया जाए, वोकेशनल एजुकेशन प्रदान की जाए, और इस तरीके और स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम उनके घर के आसपास ऐसे समूहों में, क्लस्टर्स में, जहां पर काम मिलने की संभावना अधिक होती है। हमारे देश में 5,500 क्लस्टर हमारे देश में मौजूद हैं, वो चाहे औद्योगिक क्लस्टर हों, चाहे वो हैंडलूम के हों, चाहे हैंडीक्राफ्ट के हों, और इस तरीके के ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के हों। ऐसे क्लस्टर्स हर प्रदेश में भारी संख्या में मौजूद हैं, और गांव के आसपास ये हैं। छोटे शहरों में ही ऐसे क्लस्टर्स होते हैं, केंद्रित होते हैं। तो जरूरी ये है कि सरकार को और ऐसे स्थानों में, ऐसे क्लस्टर्स में इंडस्ट्री एसोसिएशंस को मिल करके काम करना चाहिए कि ऐसे युवाओं को, युवतियों के लिए कुशलता प्रदान करने के लिए कोर्सेज हों, नए किस्म के कोर्सेज हों, और जिसमें वहीं रह करके आसपास में उनको ये ट्रेनिंग दी जा सके, जिसमें जब नौकरियां तैयार होंगी तो ये बच्चे तो अब रहे नहीं, बड़े हो चुके होंगे, तैयार होंगे।